नमस्कार साथियों, आप जुड़े हैं अपने YouTube चैनल बदलाव के साथ और मैं हूं आपका दोस्त राकेश प्रजापत। 2 दिन पहले हमने एक चैप्टर शुरू किया था जिस चैप्टर का नाम था इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। हम उसकी 2 क्लास पहले ले चुके हैं। अगर किसी ने नहीं देखी हो तो तीसरी क्लास शुरू करने से पहले जो 2 क्लासेस हो चुकी है आप उन्हें गो थ्रू कर लें। चैप्टर का मैं क्विक रीज़न करवा देता हूँ, 2 मिनट का काम है। चैप्टर का नाम था इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। मैंने बताया था इकोनॉमिक्स की उत्पत्ति ग्रीक भाषा कि एक वर्ड है आइकोनोमिया, उससे हुई है। स्पेलिंग मैंने याद रखने को बोला था। दूसरी चीज़ है आइकोनोमिया का मतलब क्या था, मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड यानी घर या परिवार का मैनेजमेंट। इकोनॉमिक्स के जनक मैंने एडम स्मिथ बताया था। आधुनिक इकोनॉमिक्स के जनक मैंने एडम स्मिथ बताया था। माइक्रो इकोनॉमिक्स के जनक भी मैंने एडम स्मिथ ही बताया था। फिर मैंने परिभाषाएं बताई थी। सबसे पहली परिभाषा बताई थी मैंने वेल्थ की परिभाषा। वेल्थ की परिभाषा के अंदर मैंने बताया था कि वेल्थ की परिभाषा दी किसने थी, तो एडम स्मिथ ने। उनकी बुक का नाम बताया था वेल्थ ऑफ नेशन। उनका जो उन्होंने इकोनॉमिक्स को कहा था धन का विज्ञान यानी साइंस ऑफ वेल्थ। दूसरी परिभाषा मैंने बताई थी अल्फ्रेड मार्शल की, और अल्फ्रेड मार्शल की परिभाषा को मैंने बताया था कल्याण की परिभाषा। उनकी बुक थी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स को उन्होंने कल्याण का विज्ञान कहा था। तीसरी परिभाषा मैंने बताई थी दुर्लभता की परिभाषा, जिसको दिया था लियोनल रॉबिन्स ने। उन्होंने इकोनॉमिक्स को साइंस ऑफ चॉइस कहा यानी चुनाव का विज्ञान कहा। क्यों कहा, मैंने 3 कारण बताए थे। क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, हमारी इच्छाएं अनलिमिटेड है, और जो किसी भी काम को करने के रास्ते हैं वो बहुत सारे हैं, अल्टरनेट वेज उपलब्ध हैं। उसके बाद मैंने जो अगली परिभाषा दी थी वो थी वृद्धि और विकास की परिभाषा, जिसको दिया था पॉल सैमुअलसन ने। उनकी बुक का नाम था फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस। उन्होंने इकोनॉमिक्स को साइंस ऑफ डायनामिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कहा था। ग्रोथ का मैंने बताया था इकोनॉमिक्स के अंदर पर कैपिटा इनकम से मापी जाती है। डेवलपमेंट में मैंने 3 चीज़ें बताई थी आप लोगों को, एक इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर रिफॉर्म्स, तीसरा सोशल रिफॉर्म्स। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म में मैंने बताया था प्राचीन जो भी परंपराएं हो गए उनका बदलाव हो गया। इंफ्रास्ट्रक्चर रिफॉर्म से मैंने 2 चीज़ें बताई थी, एक फिजिकल बताया था, दूसरे सोशल बताया था। सोशल में मैंने 2 चीज़ें बताई थी आपको, एक एजुकेशन था, दूसरा हेल्थ था। और फिजिकल के अंदर 3 चीज़ें बताई थी, एक ट्रांसपोर्टेशन, दूसरा एनर्जी, और चौथा था कम्युनिकेशन। फिर मैंने आपको 2 वर्ड उनका मीनिंग बताया था, एक था इंक्लूसिव ग्रोथ या डेवलपमेंट, दूसरा था सस्टेनेबल ग्रोथ या डेवलपमेंट। मैंने आपको इंक्लूसिव बताया था कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में जो वर्ड काम में लिया गया था वो इंक्लूसिव था, और जो 12वीं पंचवर्षीय योजना में काम में लिया गया था वो सस्टेनेबल था। मैंने इनका मतलब बताया था कि वो ग्रोथ जिसका लाभ जो है वो समाज के प्रत्येक वर्ग को अगर मिलता है तो वो इंक्लूसिव हो जाता है, और संसाधनों का इस प्रकार से यूज़ कि वो नेक्स्ट पीढ़ी के भी काम आए, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। फिर मैंने नेक्स्ट पॉइंट बताया था कि आवश्यकता विहीन परिभाषा किसने दी थी, मैं बता चुका था कि प्रोफेसर JK मेहता ने दी थी। मैंने इकोनॉमिक्स का आपको नेचर बताया था, इकोनॉमिक्स साइंस भी है और इकोनॉमिक्स क्या है, आर्ट्स भी है। मैंने इन दोनों को ये बता दिया था कि साइंस के बेस पे अगर पॉलिसी का निर्माण किसके अंदर शामिल होता है, आर्ट्स में। मैं आपको ये एग्जाम्पल दोनों बता चुका था। फिर मैंने बताया था इकोनॉमिक्स पॉजिटिव भी होती है और इकोनॉमिक्स नॉर्मेटिव भी होती है। पॉजिटिव के अंदर जो रियल कंडीशन होती है उसका अध्ययन किया जाता है, और नॉर्मेटिव के अंदर जो स्टैंडर्ड कंडीशन होती है उसका अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन से पहचानते हैं पॉजिटिव को, किस क्वेश्चन से पहचानते हैं, तो व्हाट इज़ और व्हाट वॉज यानी क्या है और क्या था। फिर नॉर्मेटिव को पहचानते हैं व्हाट शुड भी, क्या होना चाहिए, व्हाट शुड हैव बीन या क्या होना चाहिए था। एग्जाम्पल मैं आपको बता चुका था। उसके बाद मैंने बताया था आप लोगों को अप्रोच ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के 2 पार्ट मैंने बताए थे आपको, पहला था ट्रेडिशनल पार्ट इकोनॉमिक्स का, दूसरा था मॉडर्न पार्ट। ट्रेडिशनल पार्ट में मैंने 4 चीज़ें बताई थी कि इसमें उपभोग शामिल होता है, उत्पादन शामिल होता है, विनिमय शामिल होता है, और वितरण शामिल होता है। फिर मैंने मॉडर्न अर्थशास्त्र के 2 पार्ट बताए थे, एक समष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा व्यष्टि अर्थशास्त्र। फिर मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों कि इकोनॉमिक्स स्टार्टिंग मतलब 1776 में जब एडम स्मिथ ने अपनी बुक लिखी उस टाइम से इकोनॉमिक्स की शुरुआत हुई थी, और 1933 तक जब तक रेगनर फ्रिश ने इकोनॉमिक्स के 2 पार्ट नहीं किए थे तब तक इकोनॉमिक्स का एक ही वर्जन था और वो कहलाता था इकोनॉमिक्स। जब रेगनर फ्रिश ने इकोनॉमिक्स के 2 वर्जन किए उस टाइम से इकोनॉमिक्स 2 पार्ट्स में बंट गई, एक था माइक्रो और दूसरा था मैक्रो। मैं बता चुका था कि माइक्रो की उत्पत्ति माइक्रो जिसमें सी की जगह किया जाता है, और मैक्रो की उत्पत्ति मैक्रो सी की जगह किया जाता है वर्ड से हुई थी, जहाँ माइक्रो का मतलब स्मॉल था और मैक्रो का मतलब लार्ज था। दोनों ही ग्रीक भाषा के शब्द थे। मैंने आपको ये बता दिया था कि अगर सिंगल यूनिट की स्टडी करनी है तो वो माइक्रो में हो जाएगी, और अगर इकोनॉमी एज ए होल का अध्ययन करना है तो वो मैक्रो के अंदर हो जाएगा। मैंने आपको एग्जाम्पल में बता चुका था। आज अपन चलते हैं आगे कि मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक की तरफ लेके जा रहा हूँ, जहाँ मैं बता रहा हूँ टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। देखो दोस्तों, इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था
आप सबको पता है कि दो टाइप की होती है, एक होती है सोशल यानी कैपिटल यानी पूंजीवादी, और दूसरा होती है सोशल यानी सामाजिक। मतलब एक जो अर्थव्यवस्था हुई उसको मैंने नाम दिया था पूंजीवादी, जिसको आप बोलते हैं कैपिटल अर्थव्यवस्था या कैपिटल इकोनॉमी। दूसरा जो सोशल है उसको नाम दिया गया है सामाजिक अर्थव्यवस्था। एक इसके अलावा एक तीसरा क्वेश्चन आता है कि भारत में कौन सी इकोनॉमी है, तो भारत में इकोनॉमी है मिक्स्ड इकोनॉमी, जहाँ कैपिटल भी है और साथ साथ में क्या है, सोशल भी है। ठीक है। अच्छा, मैंने कंपैरेटिव चार्ट बनाया है, इस चार्ट के साथ साथ ही हम इसे समझेंगे कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमी को अलग अलग किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। देखो, किसी भी कैपिटल इकोनॉमी के अंदर क्या होता है, कैपिटल इकोनॉमी के अंदर जो गवर्नमेंट का हस्तक्षेप होगा, गवर्नमेंट का हस्तक्षेप नहीं होगा किसके अंदर, कैपिटल के अंदर। क्यों? क्योंकि किसी भी चीज़ की प्राइस कौन डिसाइड करेगा, प्राइस डिसाइड करेगा जो भी उसको प्रोड्यूस करेगा। लेकिन सोशल के अंदर गवर्नमेंट का हस्तक्षेप ज़्यादा से ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट की प्राइस कौन डिसाइड करेगा, कौन करेगी, गवर्नमेंट करेगी। कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, प्रोडक्ट कौन सा बनाना है, ये कौन डिसाइड करेगा, गवर्नमेंट करेगी। लेकिन कैपिटल के अंदर गवर्नमेंट का हस्तक्षेप नहीं के बराबर होगा, क्योंकि प्रोडक्ट जो उत्पादक है वो बनाएगा, उसकी प्राइस वो डिसाइड करेगा, कौन सा प्रोडक्ट कब बनाना है, सारे के सारे कैपिटल इकोनॉमी के अंदर जो भी उत्पादक होगा, जो भी प्रोड्यूसर होगा वो डिसाइड करेगा। इसलिए कैपिटल इकोनॉमी में सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है, जबकि सोशल इकोनॉमी में सरकार का हस्तक्षेप होता है। इस चीज़ को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि सरकार का हस्तक्षेप सोशल इकोनॉमी में क्यों होता है। तो सोशल इकोनॉमी में सरकार का हस्तक्षेप होने का कारण है क्योंकि सोशल इकोनॉमी यानी सामाजिक अर्थव्यवस्था का सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य होता है, सामाजिक कल्याण। जबकि कैपिटल जो अर्थव्यवस्था होती है, जो कैपिटल इकोनॉमी होती है, उसका एक और एक उद्देश्य होता है, लाभ कमाना, और अधिक लाभ कमाना, और ज़्यादा लाभ कमाना। तो इस बात से आप समझो दोस्तों कि सोशल इकोनॉमी वो इकोनॉमी जिसमें सरकार का हस्तक्षेप होता है और जिसका एकमात्र उद्देश्य सामाजिक कल्याण होता है। कैपिटल इकोनॉमी यानी जिसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता और जिसका एकमात्र उद्देश्य लाभ कमाना, अधिक लाभ कमाना और अधिक लाभ कमाना होता है। देखो, मैंने ये तो आपको बेसिक यहाँ इंट्रोडक्शन दिया है, एक सोशल इकोनॉमी का, दूसरा कैपिटल इकोनॉमी का। अब मैं डिस्ट्रिक्ट मतलब देखो, कोई भी इकोनॉमी होगी, कोई भी अगर अर्थव्यवस्था होगी, तो कुछ उसकी मेरिट्स होगी, कुछ उसकी डिमेरिट्स होगी। मतलब कुछ उसमें पॉजिटिव पॉइंट्स होंगे और कुछ उसमें नेगेटिव पॉइंट्स होंगे। मैं दोनों की बात करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कैपिटल इकोनॉमी। देखो, एक वर्ड जो आपको सुनने को यहाँ मिला है वो है कंज्यूमर सोवरेंटी, या उसको बोल सकते हैं उपभोक्ता संप्रभुता। मैं आपको थोड़ा डिटेल में इस चीज़ को समझा देता हूँ। ये जो वर्ड है यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है, कंज्यूमर सोवरेंटी यानी उपभोक्ता संप्रभुता, मैं इसको डिटेल में बताता हूँ। सीधा सा इसका मतलब है कि उपभोक्ता ही क्या है, राजा। एक ऐसा राजा जिसके सिर पर मुकुट नहीं है पर फिर भी वो क्या है, राजा। कैसे? कैपिटल जो इकोनॉमी होती है उसके अंदर क्या होता है दोस्तों, उसके अंदर ये होता है कि जो उपभोक्ता ने बोल दिया वही प्रोडक्ट बनेगा। कैसे? आप आज से अगर 10 साल पीछे जाओगे तो आप देखोगे कि जो भी गाड़ियाँ होती थी उनका सिर्फ और सिर्फ एक कलर होता था, वाइट। और आज के टाइम में आप अगर मार्केट में गाड़ी देखोगे तो उसमें कलर्स में देखोगे आप, उसमें ब्लैक भी मिलेगा, ब्लू भी मिलेगा, येलो भी मिलेगा, रेड भी मिलेगा। कारण क्योंकि उपभोक्ता चाहता है कि मेरे पैंट का कलर येलो हो, तो प्रोड्यूसर उसको उसकी पैंट का कलर येलो करके देगा। अगर उपभोक्ता चाहता है कि मेरा पेन वाइट कलर का हो, तो प्रोड्यूसर उसको वाइट कलर का वो पेन करके देगा। मतलब कैपिटल इकोनॉमी के अंदर दोस्तों उपभोक्ता ही राजा है। तो ये इसकी मेरिट है कि उपभोक्ता है राजा। कंज्यूमर की सोवरेंटी मैक्सिमम किस में होती है, तो सीधा सा जवाब किस में होगा, कैपिटल इकोनॉमी में। ठीक है। अच्छा, इसमें प्रोड्यूसर को क्या फ़ायदा है? प्रोड्यूसर को लाभ कमाने की प्रेरणा मिलती है। सर, प्रोड्यूसर को लाभ कमाने की प्रेरणा कैसे मिलती है? देखो दोस्तों, प्रोड्यूसर को प्रॉफिट कमाने की प्रेरणा इस हिसाब से मिलती है कि एक किसी जो कंज्यूमर है उसने कहा कि मुझे एक पेन चाहिए वाइट कलर का। ठीक है, तो प्रोड्यूसर ने क्या उसका वो पेन वाइट कलर का बना के दिया। अब वो पेन जैसे ही वाइट कलर का मार्केट में आया तो प्रोड्यूसर को क्या होगा, लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। और इस लाभ को वो वापस किस में डालेगा, अपने
बिजनेस में, इस लाभ को बिजनेस में डालेगा, फिर किसी उपभोक्ता की कोई डिमांड पूरी करेगा तो उसे और लाभ मिलेगा, मतलब लाभ के बदले लाभ कमाएगा, उसी लाभ कमाने से उसे और मोटिवेशन मिलेगा और लाभ कमाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हो? कैपिटल इकोनॉमी की जो मेरिट है वो ये है कि इसमें उपभोक्ता ही राजा होता है, इसमें कंज्यूमर सोवरेंटी यानी उपभोक्ता संप्रभुता मैक्सिमम होती है, इसमें प्रोड्यूसर को लाभ कमाने की प्रेरणा मिलती है। ठीक है, अब कैपिटल इकोनॉमी की डीमेरिट्स में क्या आता है? डीमेरिट्स में आता है कि इसमें आय की विषमता बढ़ेगी। आय की विषमता कैसे बढ़ेगी? कि भाई जिस बंदे ने जितने ज़्यादा एफर्ट्स किए, जिस प्रोड्यूसर ने जितने ज़्यादा एफर्ट्स किए वो मार्केट में रहेगा, मार्केट में इन रहेगा, मतलब मार्केट के अंदर टिका रहेगा। जिस प्रोड्यूसर ने जितने ज़्यादा कम एफर्ट्स किए उन वो प्रोड्यूसर क्या हो जाएगा? उस मार्केट से बाहर हो जाएगा। बाहर हो जाएगा मतलब देखो इस चीज़ को नॉर्मली ऐसे समझो कि कोई प्रोड्यूसर है जो प्रोडक्ट बनाता है किसके हिसाब से? जो प्रोडक्ट बनाता है कंज्यूमर के हिसाब से, उपभोक्ता के हिसाब से, वो क्या कर जाएगा? वो मार्केट में टिक जाएगा। क्यों? क्योंकि वो प्रॉफिट कमाएगा और मोटिवेशन मिलेगा और प्रॉफिट कमाएगा। पर दूसरी साइड में कोई प्रोड्यूसर है जो प्रोडक्ट नहीं बना रहा है, किसके हिसाब से? कंज्यूमर के हिसाब से, तो मार्केट से क्या हो जाएगा? आउट, क्योंकि उसको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, और जहाँ प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो उसे मार्केट से बाहर जाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद मैं दूसरी तरफ चलता हूं दोस्तों, तो दूसरी तरफ बात आती है सोशल इकोनॉमी की। ठीक है, सोशल इकोनॉमी की भी मेरिट्स है, सोशल इकोनॉमी की भी डीमेरिट्स हैं। अब सोशल इकोनॉमी की मेरिट्स क्या हैं और डीमेरिट्स क्या हैं वो मैं बताता हूं आपको। जो कैपिटल इकोनॉमी की डीमेरिट थी वो सोशल इकोनॉमी की क्या हो गई? मेरिट हो गई। और जो सोशल इकोनॉमी की मेरिट थी वो यहाँ पे क्या हो गई? डिमेरिट हो गई। देखो सोशल इकोनॉमी में आय की समानता होगी। अब आय की समानता कैसे होगी? क्योंकि सोशल इकोनॉमी को चलाएगा कौन? सोशल इकोनॉमी को चलाएगी सरकार, और सरकार कोई भी प्रोडक्ट बनाएगी वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ रिच लोगों के लिए बना देगी या सिर्फ और सिर्फ पुअर लोगों के लिए बना देगी। वो ऐसा प्रोडक्ट बनाएगी, इकोनॉमी के अंदर ऐसा प्रोडक्ट रखेगी जिसमें रिच पर्सन जो हैं वो किसके इक्वल रहे? वो पुअर लोगों के इक्वल रहे। तो मतलब उसमें क्या होगी? उसमें आय की समानता होगी। दूसरा इस चीज़ में है कि कंज्यूमर सोवरेंटी मिनिमम होगी। यानी कंज्यूमर सोवरेंटी मिनिमम कैसे होगी? कि कोई भी सोशल इकोनॉमी में जो सरकार है वो कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं बनाएगी जिससे उसे प्रॉफिट हो। प्रॉफिट तो हो सकता है, प्रॉफिट के लिए तो कर सकती है, लेकिन उसका उद्देश्य सिर्फ प्रॉफिट कभी भी नहीं हो सकता। सरकार का सिर्फ प्रॉफिट कभी भी उद्देश्य नहीं हो सकता। तो सर तो उसका मेन जो उद्देश्य रहेगा वो रहेगा कल्याण, यानी सोशल वेलफेयर। तो कंज्यूमर सोवरेंटी, सीधा सा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है मेरे दोस्तों कि कंज्यूमर सोवरेंटी जो है वो मिनिमम किस इकोनॉमी में रहेगी? तो वो रहेगी सोशल इकोनॉमी में। उत्पादक को प्रेरणा मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। क्योंकि उत्पादक को प्रेरणा इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि इस सोशल इकोनॉमी में जो मेन पॉइंट है वो गवर्नमेंट का एकमात्र पॉइंट है कल्याण। देखो सोशल इकोनॉमी में आप किसी भी एग्जाम्पल से समझ लो, जैसे अगर मैं रेल से बात करता हूँ, रेल की बात करता हूँ, ट्रेन की बात करता हूँ, तो ट्रेन में क्या है? ट्रेन में लोग ऐसे चाहते हैं कि मुझे पूरा एक का एक डिब्बा मिल जाए, या फिर मैं पूरी ट्रेन बुक करके चल पड़ूँ कहीं पे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ट्रेन ना तो रिच लोगों के लिए चली है ना वो पुअर लोगों के लिए चली है। भारत का हर एक नागरिक उस ट्रेन से क्या कर सकता है? यात्रा। हाँ ये अलग है कि वो अपनी मतलब जो भी उसके कन्वीनियंस रहेगा या जो भी उसकी पावर है, पैसे हैं, उसके हिसाब से वो अपनी क्लासेस सेलेक्ट कर सकता है, लेकिन यात्रा करने का अधिकार सबको है। कहने का मतलब ये है कि सोशल इकोनॉमी के अंतर्गत कोई भी जो काम किया जाएगा उसका एकमात्र उद्देश्य क्या रहेगा? तो कल्याण रहेगा। ठीक है, यहाँ तक की बात खत्म। इस टॉपिक का लास्ट पॉइंट आता है, इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट आता है। लास्ट पॉइंट ये है दोस्तों कि सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, यानी कोई भी अर्थव्यवस्था की मुख्य समस्या क्या है। देखो दोस्तों यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ, प्रॉब्लम्स की बात नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ एक समस्या की बात कर रहा हूँ, अनेक समस्याओं की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा मैं बता चुका आप लोगों को कि अच्छा सबसे पहले तो ये बताता हूँ कि सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी क्या है। तो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, यानी चुनाव की समस्या।
चुनाव की समस्या पूछे आपसे कि चुनाव की समस्या के बारे में किसने बताया था, तो लियोनस रॉबिन्स ने, मैं आपको पहले बता चुका। ये चीज़ मैं बता चुका कि लिमिटेड क्या है, क्यों है चुनाव की समस्या, क्योंकि हमारे पास में लिमिटेड क्या है, रिसोर्स। हमारे पास में क्या है, अनलिमिटेड वॉन्ट्स, और हमारे पास में हर किसी सोर्स का, हर किसी रिसोर्स का अल्टरनेट क्या है, उपलब्ध है। ठीक है, अब इसी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को जो पॉल सैमुअल, दो अर्थशास्त्री हुए, एक का नाम था पॉल सैमुएल्सन, दूसरे का नाम था नॉर्टास, इन्होंने कहा प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को, इसमें तीन चीज़ें इन्होंने शामिल की है। तीन चीज़ें शामिल क्या की है, देखो दोस्तों वापस बताता हूँ कि किसी भी इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है, किसी भी इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो लियोनस रॉबिन्स ने इसके अंदर तीन चीज़ें शामिल की, लिमिटेड रिसोर्स, अनलिमिटेड वॉन्ट्स और अल्टरनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज। वहीं दो अर्थशास्त्री ऐसे हुए, एक पॉल सैमुएल्सन, दूसरा नॉर्टास, इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस में तीन चीज़ें शामिल की। व्हाट टू प्रोड्यूस, मतलब क्या उत्पादन किया जाए, हाउ टू प्रोड्यूस, मतलब कैसे उत्पादन किया जाए, और तीसरा है फॉर होम टू प्रोड्यूस, मतलब किसके लिए उत्पादन किया जाए। मतलब इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम में प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, और उसके तीन भाग किस किसने किए, पॉल सैमुएल्सन और नॉर्टास ने ये तीन भाग बताए हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादन किया जाए, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे उत्पादन किया जाए, फॉर होम टू प्रोड्यूस, मतलब किसके लिए उत्पादन किया जाए। ठीक है, इसी को मैंने टेबल वाइज दिया है। कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। जैसे सबसे पहला आता है व्हाट टू प्रोड्यूस, मतलब क्या उत्पादन किया जाए। इसका संबंध किससे है कि संसाधन, जो भी रिसोर्सेज हैं उनका आवंटन कैसे करें। आवंटन मतलब इंडिया के अंदर अलग अलग फैक्ट्रीज़ हैं, अलग अलग लोग हैं, हमारे पास में संसाधन लिमिटेड हैं, तो किसके पास में कितना जाता है वो उसी पर डिसाइड करेगा कि उसे क्या उत्पादन करना है। अगर किसी के पास में रिसोर्सेज कम उपलब्ध हैं तो वो उसके अकॉर्डिंग उत्पादन करेगा, अगर ज़्यादा अवेलेबल हैं तो वो ज़्यादा उत्पादन करेगा। दूसरा हाउ टू प्रोड्यूस, मतलब कैसे उत्पादन करें, उसका संबंध किससे है, तो उसका संबंध है तकनीक का चुनाव। मतलब यहाँ हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे उत्पादन करेगा, मतलब है कि कौन सी तकनीक काम में लें। एल इंसेंटिव यानी लेबर इंसेंटिव तकनीक काम में ले, या के इंसेंटिव बोले तो कैपिटल, मतलब कैपिटल से रिलेटेड तकनीक काम में ले, या लेबर से रिलेटेड, मतलब ऐसी कोई तकनीक करे जिसमें श्रम ज़्यादा लगे, या ऐसी कोई तकनीक काम में ले जिसमें पूंजी ज़्यादा लगे। ये डिसाइड कौन करेगा, ये प्रोड्यूसर डिसाइड करेगा। कैसे डिसाइड करेगा, वो उसके पास में पैसे कितने हैं, उसके पास में संसाधन कितने हैं, इसके बेस पे संसाधनों के बेस पे वो क्या डिसाइड करेगा कि उसने तकनीक जो चुननी है, जो टेक्नोलॉजी उसने चूज़ करनी है, वो एल इंसेंटिव हो या वो के इंसेंटिव होगी, एल इंटेंसिव हो या के इंटेंसिव हो। ठीक है, फॉर होम प्रोड्यूस का रिलेशन किससे है कि आय का वितरण कैसा है। आय का वितरण का मतलब जिस इकोनॉमी में वो प्रोड्यूस करना चाह रहा है, क्या वहाँ रिच लोग ज़्यादा हैं या वहाँ पुअर लोग ज़्यादा हैं। अगर वहाँ रिच लोग ज़्यादा हैं दोस्तों, तो वो फिर उन लोगों के हिसाब से प्रोडक्ट बनाएगा। जैसे एक गाड़ी है मे बी लैम्बोर्गिनी, अगर आपने सुना होगा, लैम्बोर्गिनी गाड़ी है। अगर किसी सोसाइटी में या किसी इकोनॉमी में सिर्फ और सिर्फ रिच पीपल ही ज़्यादा हैं तो वो लैम्बोर्गिनी बनाएगा। अगर जहाँ पे पुअर लोग ज़्यादा हैं, जिन लोग नैनो भी नहीं ले सकते हैं, वहाँ वो लैम्बोर्गिनी बना करेगा क्या। ठीक है, तो रिलेशन किसका हो गया, व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर रिलेशन हो गया संसाधनों का आवंटन कैसे करना है। हाउ टू प्रोड्यूस में हो गया कि उसे टेक्नोलॉजी कौन सी चूज़ करनी है, तकनीक कौन सी चूज़ करनी है उसे। फिर आता है फॉर होम टू प्रोड्यूस, मतलब वहाँ इनकम का वितरण कैसा है। इसका मतलब है कि वहाँ पे रिच पीपल ज़्यादा रह रहे हैं या वहाँ पे पुअर पीपल ज़्यादा रह रहे हैं। ठीक है, फिर बात आती है कि हमारे पास में प्रॉब्लम तो ये आ गई कि क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है, किसके लिए उत्पादन करना है दोस्तों। अब इसका सॉल्यूशन क्या है मैं बताता हूँ। कैपिटल इकोनॉमी में इसका सॉल्यूशन है प्राइस थ्योरी के बेस पे। इस सॉल्यूशन का नाम है व्हाट टू प्रोड्यूस में उसका आंसर क्या होगा दोस्तों, उसका आंसर होगा प्राइस थ्योरी, कीमत सिद्धांत। कैसे, जिस बंदे के पास में, जिस प्रोड्यूसर के पास में प्राइस मतलब जिसकी कीमत किसी प्रोडक्ट की अगर वो ज़्यादा रहेगी तो वो प्रोडक्ट बनाएगा। क्या उत्पादन के ऊपर डिसाइड करेगा, मतलब जहाँ प्रोडक्ट ऐसा है जिसकी प्राइस वो ज़्यादा रख सकता है, उसकी इकोनॉमी ऐसी है जहाँ वो उसकी प्राइस ज़्यादा रख सकता है, तो वो वैसे ही प्रोडक्ट बनाएगा वहाँ पे। अगर उसकी इकोनॉमी ऐसी है जिसकी प्राइस क्या रखनी है, कम रखनी है, तो वो फिर उस हिसाब से प्रोडक्ट
बनाएगा। मैं आपको जैसे एग्जांपल दिया था, जैसे रेंज रोवर रखनी है उसको या उसको नैनो बनानी है, ये डिसाइड करेगा कि वो किस सोसाइटी के अंदर रह रहा है दोस्तों। ठीक है। सेकंड पॉइंट आता है हाउ। हाउ मतलब कैसे करेगा, इसका सॉल्यूशन। कौन सी इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ मैं, कैपिटल इकोनॉमी। इसका है प्रोडक्शन थ्योरी। प्रोडक्शन थ्योरी मतलब उत्पादन। उत्पादन कौन सी टेक्निक पे करेगा, ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। ये कैपिटल के अंदर या तो वो, अगर उसके पास में पैसे ज़्यादा हैं तो वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक काम में लेगा, अगर उसके पास में श्रम ज़्यादा है तो वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक काम में लेगा। किसके लिए उत्पादन करना है दोस्तों, तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन है डिस्ट्रीब्यूशन सिद्धांत। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन वो किस लेवल पे कर सकता है। रिच लोगों के पास में इजीली पहुंच जाएगा और गरीब लोगों के पास में इजीली नहीं पहुंचता है तो भी ठीक होगा। लास्ट इसी सॉल्यूशन के अंदर बात आती है कौन सी इकोनॉमी की, तो सोशल इकोनॉमी की। तो सोशल इकोनॉमी में क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है, दोनों का आंसर एक ही होगा दोस्तों, कि वहाँ पे जो भी उत्पादन होगा उसमें किसको ध्यान रखा जाएगा, उसमें सोशल वेलफेयर को ध्यान रखा जाएगा दोस्तों, सामाजिक कल्याण को ध्यान में रखा जाएगा। और किसके लिए उत्पादन करना है दोस्तों, इसमें गवर्नमेंट हमेशा चाहेगी कि वो विलासिता की चीज़ें कम से कम उत्पादन करे और वो आवश्यकता की चीज़ें अधिक से अधिक उत्पादन करें। ठीक है। तो दोस्तों आपका पहला टॉपिक यहाँ ख़त्म होता है, जहाँ पे मैंने आपको बताया इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमी, स्टार्टिंग से एंडिंग तक मैंने बताया। मैंने अपनी तरफ से अपना बेस्ट देने की कोशिश की है। और इस टॉपिक एंड होने के बाद में हम हमारा नया टॉपिक जो कल लेके आएंगे हम, उसके बाद में अगर आपको इस पर्टिकुलर पूरे टॉपिक में आपको कहीं भी कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक फैलाएं जो जिनको इकोनॉमिक्स का मैटर कहीं से नहीं मिल रहा है, या जो फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की, रीट की या पर्टिकुलर किसी भी पर्टिकुलर एग्ज़ाम में अगर इकोनॉमिक्स है उनके और वो तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। थैंक यू, गुड नाइट।